बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ इमरान, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिफाइन करते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स और पार्ट्स। वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में या उसके पार्ट्स में स्प्लिट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये इसकी एक और डेफिनेशन भी है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर्स एडिशन। सो इट्स वेक्टर एडिशन में हम हेड को टेल से कंबाइन करते हैं। अब इसी का रिवर्स अगर करें तो ये भी हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ आते हैं, दैट इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स? इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। यानी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या वेक्टर के जो पार्ट्स हैं, इसका ये मतलब है कि ये एक इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर है इन अ गिवन डायरेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसे कंपोनेंट्स जिनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल होगा, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे स्टूडेंट्स, उनको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। कंसीडर अ वेक्टर ए। हम लेट करते हैं हमारे पास एक वेक्टर ए है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वेक्टर ए है जिसको मैंने बोल्ड लेटर में लिखा है, या इसके ऊपर एरो हेड लगा सकते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में ये बात समझाई थी कि जब आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप या तो उसको बोल्ड लेटर में लिख सकते हैं, या स्टूडेंट्स आप उसको ए लिख के या अल्फाबेट लिख के उसके ऊपर एरो हेड लगा सकते हैं। तो हमने कंसिडर किया हमारे पास एक वेक्टर है ए, रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन ओपी। हमने इस वेक्टर ए को लाइन ओपी से रिप्रेजेंट किया है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। और ये जो वेक्टर है ए, ये एंगल थीटा जो है एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो हम, चूंकि हमारा टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो हम इसके कंपोनेंट्स को स्प्लिट करेंगे, इसके हर कंपोनेंट को हम सेपरेटली एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिएगा उसके लिए, a vector A is resolved into rectangular components by drawing the perpendicular PN and MP on x-axis and y-axis। स्टूडेंट्स देखिएगा, ये हमारे पास x-axis and y-axis है, जैसा कि मैंने डायग्राम में शो किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास वेक्टर है A। हमने सिंपली क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा और ये इसका हॉरिजॉन्टल। ये ए एक्स होगा और ये ए वाई होगा और ये वेक्टर ए है। नेक्स्ट देखिएगा, हमने इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। पी एन एंड पी एम आर प्रोजेक्शंस ऑफ ओ पी ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। बेसिकली हमने इनकी प्रोजेक्शंस ड्रॉ की हैं एक्स एक्सिस की तरफ एंड वाई एक्सिस की तरफ। द प्रोजेक्शन पी एन along एक्स एक्सिस गिव्स द एक्स कंपोनेंट ऑफ ए। अब बेसिकली जो ये वाला पोर्शन है ना स्टूडेंट्स, ओ से लेके एम तक का, ये पोर्शन बेसिकली एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये हमें एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए दे देगा। सिमिलरली द प्रोजेक्शन पी एम along y axis gives the y component। अब जो हमारे पास ये प्रोजेक्शन है, ये हमें y कंपोनेंट देगा। अब इसी के पैरेलल स्टूडेंट्स हम यहां ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको हमने ए वाई का नाम दे दिया है। बाय हेड टू टेल रूल अगर हम देखें, तो अगर आपके पास एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर इस तरह से और एक वेक्टर इस तरह से, तो स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है कि हेड टू टेल रूल में पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल को मिलाते और उसके साथ हम रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट्स जो रिजल्टेंट होता है उसकी निशानी आप लोगों ने ये सीखी थी कि टेल के साथ टेल और हेड के साथ हेड कंबाइन होता है, वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो देखिए यहाँ पर हम हेड टू टेल रूल अप्लाई कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ये हमारे पास रिजल्टेंट है जिसको हमने ए का नाम दिया या ओ पी का नाम दिया। तो देखिए ओ पी हमारा रिजल्टेंट है, इक्वल है ओ एम प्लस एम पी। ओ एम स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक है और एम पी स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक है। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस वन। अच्छा, अब इसकी वैल्यूज प्लेस कर दें। ओपी स्टूडेंट्स किसके इक्वल है? ओपी इक्वल है ए के। तो हमने ओपी की जगह क्या प्लेस कर दिया स्टूडेंट्स?
ए प्लेस कर दिया। ओ एम जो है स्टूडेंट्स वो इक्वल है हमारे पास ए एक्स के, और एम पी स्टूडेंट्स इक्वल है ए वाई के। तो हमने ए एक्स एंड ए वाई ये दोनों यहाँ पे प्लेस किए और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है, वो क्या कि जब मैंने ए एक्स लिखा तो मैंने इसके ऊपर एरो हेड लगाया है, जब मैंने ए वाई लिखा मैंने इसके ऊपर भी एरो हेड लगाया है, जब मैंने ए लिखा मैंने इसके ऊपर भी एरो हेड लगाया है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स ये वेक्टर्स है, ये वेक्टर फॉर्म है। ए भी वेक्टर है, ए एक्स भी वेक्टर है और ए वाई भी वेक्टर है। और ए एक्स और ए वाई को अगर हम देखें तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी इनके दरमियान एंगल कितना है स्टूडेंट्स? 90 डिग्री है। अब एंगल अगर 90 डिग्री है तो हम कहेंगे ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए है। तो होप सो यहां तक स्टूडेंट्स आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। अब हमने जो ए एक्स और ए वाई की बात की है, अब स्टूडेंट्स हम ए एक्स और ए वाई की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो हमारी हेडिंग बनेगी मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और पहले हम बात कर लेते हैं एक्स कंपोनेंट की। अब एक्स कंपोनेंट को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स आप यूज करेंगे कॉस ऑफ थीटा। अब कॉस थीटा की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स ये इक्वल होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, ये हमारे पास ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल में ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है जिसको हमने ए कहा हुआ है, और जो हमारे पास ये पोर्शन है स्टूडेंट्स ओ एम, ये हमारे पास क्या है? बेस है, और ऑब्वियसली ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो हमने कॉस ऑफ थीटा का फार्मूला यूज किया जो कि इक्वल होगा ओ एम। ओ एम का मतलब ये पोर्शन स्टूडेंट्स बेस जिसको हमने कहा हुआ है, ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज मतलब ओपी जिसको हमने ए कहा हुआ है। अब इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? इसकी जगह मैंने लिख दिया ए एक्स, और ओपी की जगह मैंने लिख दिया ए, और कॉस ऑफ थीटा वैसे आ गया। अब यहां पर स्टूडेंट्स जो चीज गौर करने वाली है वो ये है कि जब मैंने ओपी की जगह ए लिखा है ना, तो आप नोट करें मैंने यहां पर एरो साइन या एरो हेड नहीं लगाया। उसकी क्या रीजन है स्टूडेंट्स? उसकी रीजन है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, हम कंपोनेंट्स की मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। तो बेसिकली ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा का स्टूडेंट्स मतलब ये है कि ये ए एक्स एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड का फार्मूला बन गया विच इज ए कॉस ऑफ थीटा। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? वेरी सिंपल। अब हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स साइन ऑफ थीटा। अब हमें पता है साइन ऑफ थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब यहां देखिएगा परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स? ये पोर्शन है एमपी, और हाइपोटेन्यूज क्या है स्टूडेंट्स? ये है इस ट्रायंगल में ओपी। तो हमारे पास इस में हमारे पास अगर ओ पी को आप इस तरफ ले आए साइन थीटा के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम पी इक्वल आ जाएगा ओ पी साइन ऑफ थीटा। अब यहां से डायग्राम से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एम पी जो है वो एम पी ये पोर्शन है जिसको हमने कहा हुआ है ए वाई। तो मैंने इसकी जगह एम पी की जगह ए वाई लिख दिया। ओ पी हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया था, ये ए है ओ पी, इसकी जगह मैंने ए लिख दिया, और साइन ऑफ थीटा एज इट इज आ गया। तो अब स्टूडेंट्स गौर करें ए एक्स का जो हमारे पास कंपोनेंट है वो आया है ए कॉस ऑफ थीटा, और ए वाई कंपोनेंट हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स ए साइन ऑफ थीटा। तो हमने दो कंपोनेंट यहाँ पे फाइंड कर लिए। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड की, क्योंकि इस डायग्राम में ए एक्स था, ए वाई था, ए था और थीटा है, तो हमने ए एक्स का फार्मूला बना लिया दैट इज ए कॉस थीटा, हमने ए वाई का फार्मूला भी बना लिया दैट इज ए साइन थीटा। अब हमारे पास स्टूडेंट्स रह गया ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो नेक्स्ट हम ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे? हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट्स आप लोगों को आता है, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिएगा स्टूडेंट्स ये ट्राइंगल है, डायग्राम मैंने दोबारा बना दी यहाँ पे। इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है? दिस वन, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा यानी ओपी का स्क्वायर। बेस क्या है स्टूडेंट्स? दिस वन, ये बेस है यानी ओ एम का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। और परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स? दिस वन, जिसको हमने एम पी कहा था, तो एम पी का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखिए हम यहाँ लिखेंगे ए का स्क्वायर, यहाँ पे ए एक्स आ जाएगा, यहाँ पे ए वाई, ए ये ए एक्स और ये ए वाई आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर मैं बता रहा हूं हमने मैग्नीट्यूड्स की बात की है, हम पहले ए एक्स में भी मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, ए वाई में भी मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, और ए के भी हमने मैग्नीट्यूड फाइंड की है। अब फ्रेंड्स अगले स्टेप में आपने सिंपली
इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। यहाँ स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या आएगा, दैट इज ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन की, थीटा जिसको हम कह सकते हैं एंगल थीटा। अब एंगल थीटा कैसे फाइंड करना है स्टूडेंट्स, उसके लिए आप सिंपली यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan ऑफ थीटा। अब आपको पता है tan ऑफ थीटा जो है स्टूडेंट्स वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब डायग्राम आपके सामने मौजूद है, परपेंडिकुलर क्या है ay है, बेस क्या है ax है, मैग्नीट्यूड पुट करनी है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो देखिए tan ऑफ थीटा हो जाएगा ay डिवाइडेड बाय ax। अगर हमने थीटा फाइंड करना स्टूडेंट्स तो tan इधर आके इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ay ओवर ax। अब स्टूडेंट्स जरा गौर करें, हमारा टॉपिक था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना। क्या हमने ये काम कर नहीं दिया? हमने x कंपोनेंट को अलग कर दिया, ax इज इक्वल टू a cos थीटा। हमने y कंपोनेंट को अलग कर दिया, ay इज इक्वल टू a sin थीटा। हमने a वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उसको सेपरेट कर दिया, दैट वाज a इज इक्वल टू ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर उसका होल का स्क्वायर रूट। हमने थीटा को क्या अलग नहीं फाइंड कर लिया, यस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ay ओवर ax। तो हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट किया। लास्ट में स्टूडेंट्स कुछ एमसीक्यूज है और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको देख लेते हैं शॉर्टली। पहला एमसीक्यू देखिएगा स्टूडेंट्स, एमसीक्यू है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर इक्वल एट। याद रखिएगा ये पॉसिबल नहीं है। उसकी रीजन क्या स्टूडेंट्स, उसकी रीजन जरा समझिएगा। अगर मैं ए एक्स की बात करता हूं और ये अलोंग एक्स एक्सिस है तो इसके साथ मुझे वेक्टर फॉर्म में यूनिट वेक्टर आई लिखना पड़ेगा। अगर मैं वाई कंपोनेंट की बात करता हूं तो ए वाई के साथ मुझे यूनिट वेक्टर जे लिखना पड़ेगा। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन ये भी है, आप इसको यूं भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, ए एक्स के ऊपर एरो हेड लगा दे और ए वाई के ऊपर भी एरो हेड लगा ले। इस तरह भी लिख सकते हैं ए एक्स आई वेक्टर फॉर्म में और ए वाई जे, या ए एक्स के ऊपर एरो हेड और ए वाई के ऊपर एरो हेड। अब स्टूडेंट्स हमने सीखा था इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर हो। यहां देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या इनकी डायरेक्शन कभी बराबर हो सकती है वेक्टर फॉर्म में? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में मैं बात कर रहा हूं, वो इक्वल होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस तरह से पूछा जाए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर इक्वल एट, तो यस ये पॉसिबल है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ए एक्स की मैग्नीट्यूड और ए वाई की मैग्नीट्यूड क्या ये फिजिबल है कि बराबर हो? यस स्टूडेंट्स ये बिल्कुल फिजिबल है। यानी ऐसा हो सकता है कि एक्स कंपोनेंट भी 10 सेंटीमीटर का हो, वाई कंपोनेंट भी 10 सेंटीमीटर का हो, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है और ये पॉसिबल होगा 45 डिग्रीज पे। इसके बाद कुछ की पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स में हमारे पास आता है इफ आर इज अ रिजल्टेंट वेक्टर ए ऑफ ए एंड बी देन इट्स मैग्नीट्यूड इज। अब स्टूडेंट्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपने अभी फॉर्मूला फाइंड किया था r इज इक्वल्स टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, या आप इसको a भी कह सकते हैं या r भी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है मैग्नीट्यूड का, दिस इज ओनली वैलिड फॉर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जब थीटा 90 डिग्री होगा ना, या मैंने मेंशन कर दिया, अगर थीटा 90 डिग्री है तो फिर आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे, r इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, या ए वाई लिख लें ए वाई स्क्वायर, देन आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री नहीं ना है तो फिर आप पता है क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फिर आप ये फार्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। और अगर ए एक्स ए वाई में हो तो फिर आप ये फार्मूला यूज करेंगे ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, यानी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में आप ये फार्मूला यूज करेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। और अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं ना है, अदर एंगल है, तो फिर आप ये फार्मूला यूज करेंगे दोनों के दरमियान आर को कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे आप सिंपली थीटा पुट कर देंगे, लेट्स से 30 डिग्री है तो आप 30 डिग्री पुट करेंगे, यहाँ ए की मैग्नीट्यूड यहाँ बी की मैग्नीट्यूड प्लस 2 इंटू ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड और एंगल 30, और इस तरह से आप रिजल्टेंट को कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर दो वेक्टर्स के दरमियान 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री कब होगा स्टूडेंट्स, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है,
0 डिग्री एंगल होने का मतलब है दोनों वेक्टर्स पैरेलल है। अब देखो आपने ये सीखा हुआ है हेड टू टेल रूल में, आप पहले के हेड और दूसरे के टेल को मिलाते हो, तो जब आप इनको ऐड करोगे, हेड को टेल से मिलाएंगे, तो रिजल्टेंट यहां से इसी के ऊपर बनेगा, तो यहां रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। तो इसलिए मैंने बताया 0 डिग्री पे जो रिजल्टेंट होता है वो मैक्सिमम होता है। और अगर इसी तरह 180 डिग्री है, 180 कब होते हैं स्टूडेंट्स, हमने सीखा हुआ है, अगर वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं। या एंटी पैरेलल कब होते हैं, हमने सीखा था स्टूडेंट्स, अगर डायरेक्शन अपोजिट है, इस केस में ए आर इज इक्वल टू माइनस बी होगा, तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो मिनिमम होगा। मिनिमम कैसे होगा स्टूडेंट्स, देखिएगा ये वेक्टर ए है, बी सपोज इसी के ऊपर आ जाएगा इन अपोजिट डायरेक्शन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिजल्टेंट है वो अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो फिर तो ऑब्वियसली हमारा रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, अदरवाइज मिनिमम होगा, कम होगा। तो 180 डिग्री पे हमारे पास देख सकते हैं रिजल्टेंट जो है वो मिनिमम है। उम्मीद है स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।